तो नेक्स्ट हमारा जो है आज का टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन का, हमने उसके बारे में पढ़ा किस तरह से क्रिप्स मिशन में जो सरकार ने जो स्वीकार की बातें वो भारत के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी। गांधी ने उसको कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये ऐसे चेक हम लेके क्या करें, इस चेक से हम कुछ खा पी पाएंगे, कैश तो मिल नहीं रहा है, हम क्या खरीदेंगे उससे। तो पोस्ट डेटेड चेक देके आप हमें क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम यहाँ कैश मांग रहे हैं कि कुछ खाएंगे पिएंगे अपना जीवन बसर करेंगे, और आप दे रहे हैं कि 1 साल बाद का चेक दे देते हैं। तो उसको फेल हो गया क्रिप्स मिशन, और उसके बाद जो है देश में एक नया आंदोलन शुरुआत हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया यानी अब सीधे सीधे कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जाओ यहां से, अब कोई जरूरत नहीं, अब सीधे सीधे आप छोड़ दो। हालात यहां आ गए हैं कि सीधे सीधे कहा गया कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ के जाओ। तो ये जो आंदोलन, बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हुआ, इसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इन अप्रैल 1942 द क्रिप्स मिशन फेल्ड। Within less than 4 months, the third great mass struggle of the Indian people for freedom started. This struggle is known as the Quit India Movement. ठीक है, अप्रैल 1942 में, मार्च में यहाँ आए थे और फिर उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, तो फिर अप्रैल में जो है ये मिशन डिक्लेयर हो गया कि फेल हो गया, कोई इसका नतीजा नहीं निकला। तो 4 महीनों के अंदर ही उसके, ठीक है, एक बड़ा, जो तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था इस देश का, जन आंदोलन यानी बड़ी संख्या में जो जनता के द्वारा किया गया आंदोलन था, वो जो है शुरुआत कर दिया गया। और इसी आंदोलन को हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हुआ इसमें देखिए, ऑन 8 अगस्त 1942 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी at a meeting in Bombay passed a resolution। 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस की जो टॉप बॉडी थी, जो कांग्रेस के अंदर जो भी फैसले पूरे देश के लिए करती है, आज भी है यही, AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, जिसमें कि सभी क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कांग्रेस के सबसे सीनियर। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग किया बॉम्बे में और एक प्रस्ताव पास किया, रिजोल्यूशन, पास्ड अ रिजोल्यूशन। तो बंबई में ये मीटिंग हुई। देखिए ध्यान रखिए कि एक चीज, 8 अगस्त 1942 को जो है एक मीटिंग की गई बॉम्बे में और वहां एक प्रस्ताव पेश किया गया। दिस रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द इमीडिएट एंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया was an urgent necessity for the sake of India and for the success of the cause of freedom and democracy, for which the countries of the United Nations were fighting against fascist Germany, Italy and Japan। तो इस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा है उसको तुरंत समाप्त किया जाना जरूरी है, बिल्कुल अर्जेंट है, यानी कि बिल्कुल एक तुरंत आवश्यक है। किसके लिए? एक तो भारत के हित के लिए, और साथ ही साथ इस दुनिया में जो विश्व युद्ध चल रहा था, जहां की यूनाइटेड नेशंस यानी जो देश एक साथ, एलाइज उनको कहा गया, कि जो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये सब जो एक साथ थे, जो कि फासीवादी देशों के खिलाफ यानी कि जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस युद्ध में जो कि किसके लिए लड़ा जा रहा था? स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। पढ़ा आपने अभी कि दुनिया में सभी जगह स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए फासीवादी देशों के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस विश्व युद्ध के फायदे के लिए भी ये ब्रिटिश शासन का खत्म होना भारत में जरूरी था। ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया। सेक, सेक, SAK, सेक मतलब उसके लिए, उसके हित के लिए। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में कहा गया, बॉम्बे में जो प्रस्ताव पेश किया गया कांग्रेस के द्वारा, उसमें कहा गया कि अब जो है भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसका तुरंत जो है उसका खत्म होना आवश्यक है।
एक तो भारत के लिए, और दूसरा जो विश्व युद्ध चल रहा है जिसमें कि जो है जो एलाइज हैं, जो मिले हुए देश हैं, मित्र देश उनको हिंदी में कहा, मित्र देश जो है, जो कि इंग्लैंड, अमेरिका ये सब है, और जो फांसीवादी देशों के खिलाफ, जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ दुनिया में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया। द रिजोल्यूशन कॉल्ड फॉर द विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिश पावर फ्रॉम इंडिया, और इस प्रस्ताव में कहा गया कि अब जो है भारत से ब्रिटिश शक्ति को, ब्रिटिश शासन को तुरंत चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। विड्रॉवल, निकल जाना। ठीक है, तो ये इस प्रस्ताव ने भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत चले जाने की जो है उसकी आह्वान किया, उसकी आग्रह किया। Once free, it said, India with all her resources would join the war on the side of those countries who were struggling against fascist and imperialist aggression. तो देखिए, समझिए, खाली ये जो है हम लोग एक भावना में बह के चीजों को नहीं समझेंगे, रियलिटी से। सिविल सर्विस इज अबाउट रियलिटी। तो अब देखिए, भारत ने क्या कहा कि एक बार अगर हम आजाद हो गए तो भारत अपने सभी संसाधनों, सभी रिसोर्सेज यानी सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा उन देशों की तरफ से जो कि फांसीवादी देशों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटेन क्यों मान जाता, कहता कि जब आप आजाद होइए जाएगा तो आप क्यों लड़िएगा, आप क्यों विश्व युद्ध में शामिल होने जाइएगा। हाँ, ये सब ये कहते कि जब हम तुमको आजाद ही कर देंगे तो तुम क्यों लड़ोगे जी, तुमको क्या जरूरत पड़ी है? तो देखिए, उनका भी पक्ष सोचिए, समझिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं ठीक है, ब्रिटेन भी तो ये सोच रहा है कि जब आपको फ्रीडम ही हम दे देंगे, आज़ाद कर देंगे, तो आप क्यों लड़ने फड़ने जाएगा, अपना वो तो बर्बादी होगा, तबाही होता है लड़ाई में, फायदा थोड़े होता है। आप थोड़े किसी पर अटैक किए थे अपना कब्जा करने के लिए, तो आप अपना रिसोर्सेज क्यों बर्बाद करेंगे लड़ाई में अननेसेसरी। ठीक है, तो खैर भारत की तरफ से ऐसा कहा गया कि जो है अगर हमें आज़ादी दे दी जाती है तो भारत अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उन मित्र देशों की तरफ से जो कि फांसीवादी देशों के खिलाफ उनके जो आपके फांसीवाद है और जो उनका साम्राज्यवादी जो एक उनका नीति है उसके खिलाफ लड़ाई में साथ देगा। हाँ, मतलब नीति, आक्रमण की नीति, कब्जा करने की जो है आक्रमण। हाँ, ठीक है। द रेजोल्यूशन अप्रूव्ड द स्टार्टिंग ऑफ मास स्ट्रगल ऑन नॉन वायलेंट लाइन्स ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो इस प्रस्ताव में कहा गया कि अब जो है पूरे देश में अहिंसक, नॉन वायलेंट लाइन्स यानी अहिंसक तरीकों से, ठीक है, क्या प्रस्ताव में कहा कि अब जो है इस देश में जो पूरे देश में फैला हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ हो और अहिंसक तरीके से किया गया जो है एक जन आंदोलन करने की जरूरत है आजादी पाने के लिए। समझ गए? इस प्रस्ताव में अप्रूव्ड मतलब सहमति दिया। इस प्रस्ताव ने सहमति दी कि देश में अब स्वतंत्रता पाने के लिए एक नए और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए, ज्यादा जितना बड़ा स्तर पर हो सकता है उतने बड़े स्तर का अहिंसक जन आंदोलन, अहिंसक हो और जनता के द्वारा उसमें भागीदारी हो बड़ी संख्या में, तो जन आंदोलन शुरुआत किया जाना चाहिए। तो ऐसा उसने प्रस्ताव में सहमति दे दी कांग्रेस ने एक नए आंदोलन की। ठीक है यहां तक? आफ्टर द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड, गांधी जी इन हिज स्पीच सेड, ठीक है, तो जब ये प्रस्ताव लोगों के सामने भाषण होता था, है ना, भीड़ होती थी और उनके सामने भाषण होता था, इस तरह से होता है। तो जब प्रस्ताव पेश कर दिया गया उसके बाद गांधी जी भाषण देने आए और उन्होंने अपने भाषण में कहा, देयर इज अ मंत्रा, अ शॉर्ट वन दैट आई गिव यू, you imprint it in your heart
एंड लेट एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स गिव एन एक्सप्रेशन टू इट। उन्होंने कहा कि जब प्रस्ताव पेश हो गया और उसके बाद गांधी जी लोगों को भाषण देने आए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक आपको मंत्र देता हूं, एक छोटा सा मंत्र देता हूं। मंत्र यानी एक बहुत उपयोगी बात जो आपकी बहुत मदद करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं। मंत्र यानी कोई दिमाग में रखने वाली बात। एक मंत्र देता हूं और एक बहुत छोटा सा मंत्र देता हूं, उसको आप अपने दिल में, अपने मन में बिल्कुल छाप लीजिए। इम्प्रिंट का मतलब छाप लीजिए, यानी इतने बढ़िया से याद करिए कि लगे कि जब छप जाए आपके दिल में। यू इम्प्रिंट इट इन योर हार्ट एंड लेट एवरी ब्रेथ ऑफ योर्स गिव एन एक्सप्रेशन टू इट। और जो आपकी अंदर से हर सांस निकले, तो उस सांस में वो आपका वो बात भी अभिव्यक्त हो, निकल के आए उस सांस में। यानी हर सांस में आपके उसी बात की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी उस बात को आपको सोचना चाहिए, उसको वैसा ही करना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने मंत्र में? द मंत्र इज डू और डाई। मंत्र क्या है? करो या मरो। डू और डाई, करो या मरो। उसको इन्होंने कैसे समझाया? वी शैल ईदर बी फ्री और डाई इन द अटेम्प्ट। उन्होंने कहा कि अब तो अपने संघर्ष में हम लोग इस तरह संघर्ष करें कि या तो आजाद अब हो ही जाएंगे, अब पा ही लेंगे आजादी, और नहीं तो उसको करने की कोशिश में हम लोग अपना जीवन तक त्याग देंगे संघर्ष करते करते। तो यही था करो या मरो, यानी कि या तो अब संघर्ष इतना करो कि पा लो आजादी को, अब पाए बिना नहीं रहो, और नहीं तो उसको पाने की कोशिश में अपना जीवन तक त्याग दो। लेकिन अब तीसरा चीज कोई नहीं हो सकता है। तो या तो करो या मरो, या तो आजादी या फिर शहादत, शहीद हो जाएंगे, लेकिन अब इस गुलामी में और नहीं जिएंगे। ये तय हो गया कि अब जो है अंग्रेजों के तहत हम लोग नहीं जिएंगे, या तो आजाद हो जाएंगे, नहीं तो अपना जीवन संघर्ष करते करते त्याग देंगे। बहुत हो गया इनके अंदर में जीवन। तो वी शैल ईदर बी फ्री और डाई इन द अटेम्प्ट। क्विट इंडिया एंड डू और डाई became the battle cries of Indian people during the Quit India movement। तो ये जो आंदोलन छिड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें ये दो मंत्र जो हैं लोगों के बिल्कुल युद्ध घोषणा बन गए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। ये दो जो है युद्ध के, जैसे युद्ध में घोषणा बार बार किया जाता है ताकि सैनिकों का जो है मोटिवेशन, उनका मोराल बना रहे, उनका प्रेरणा बना रहे। तो उसी तरह यहां ये घोषणा बन गया कि जैसे युद्ध में, वैसे इस आंदोलन में लोग जगह जगह नारे लगाते थे कि भारत छोड़ो या करो या मरो। ठीक है, तो ये दो नारे बन गए, जैसे कि युद्ध में घोषणा, वैसे ही जो है इस आंदोलन के ये दो जो है घोषणा, एक तरह से नारे बन गए इसके। ठीक है यहां तक। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग ऑफ 9th अगस्त 1942, देखिए ये सब घटना कब की है? 8 अगस्त को शुरू हुई थी, प्रस्ताव पेश किया गया 8 अगस्त को, और अब क्या हुआ? इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग ऑफ 9th अगस्त 1942 मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड। तो 8 अगस्त के दिन में सांझ को ये पेश हुआ प्रस्ताव, और रात होते होते सबको गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। जितने भी बड़े नेता, छोटे बड़े सब नेता थे कांग्रेस के, उन सब को सुबह भोर होने से पहले सबको जेल में अरेस्ट कर चुके थे, क्योंकि उनको डर था कि जिस तरह के नारे, जिस तरह की जो है बातें कही जा रही है, तो ये लोग कोई बहुत बड़ा हो सकता है कि सब तबाह कर दे यहाँ अंग्रेजों को। तो इससे पहले ही सभी नेताओं को गिरफ्तार करके कैद में डाल दो कि उनको कोई बोलने बताने वाला रहे नहीं। ठीक है, तो रातों रात ही 9 अगस्त की भोर होने से पहले, सुबह सुबह ही, उससे पहले रातों रात ही सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। दे वर लॉज्ड इन प्रिजन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उनको देश के अलग अलग हिस्सों में, सब अलग अलग जेलों में उनको डाल दिया गया। द कांग्रेस वॉज बैंड, कांग्रेस को प्रतिबंधित, बैन कर दिया गया।
प्रतिबंध लगा दिया गया। कांग्रेस कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। कांग्रेस वॉज बैंड। देयर वर हड़ताल्स एंड प्रोसेशंस इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इनके विरोध में क्या हुआ कि पूरे देश में जो है हड़ताल हुए और जुलूस, विरोध प्रदर्शन, ये सब मार्च निकाले गए पूरे देश में। द गवर्नमेंट लेट लूज अ रेन ऑफ टेरर एंड देयर वर फायरिंग्स, लाठी चार्जेस एंड अरेस्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। तो सरकार ने भी जो है बिल्कुल एक आतंक का शासन जो है यहां पर शुरू कर दिया। जब पूरे देश में विरोध, जुलूस ये सब होने लग गया, हड़तालें होने लग गई, तो उसको कुचलने के लिए सरकार ने आतंक का सहारा ले लिया और जगह जगह गोलियां चलवाई गई, लाठीचार्ज करवाए गए और गिरफ्तारियां करवाई गई पूरे देश में इस आंदोलन को कुचलने के लिए। जहां जैसा रास्ता अख्तियार करना पड़ा वैसा किया, लाठीचार्ज, गोलियां चलाई गई या गिरफ्तारियां करवाई गई पूरे देश में। पीपल इन देयर एंगर ऑल्सो टुक टू वायलेंट एक्टिविटीज। तो इतना ऐसा आवेशित माहौल हो गया कि लोग भी गुस्से में अपना आपा खो बैठे और वो भी जो है हिंसा पर उतर आए। लोग भी जो है, क्योंकि इतना एक्साइटेड माहौल हो गया था, आवेशित माहौल हो गया था कि अब कोई काबू में नहीं था। गांधी जी ने कह ही दिया था कि अब करो या मरो, अब कोई तीसरा रास्ता नहीं है, या तो आजादी पालो और नहीं तो संघर्ष करते अपने प्राण त्याग दो। तो जब तीसरी सूरत थी ही नहीं तो नेचुरल है कि हिंसा पर उतारू हो जाते। हिंसा नहीं, गांधी ने हिंसा नहीं, देखिए गांधी ने कहा था, एक बात वहां पर आपने कहा, तो गांधी ने कहा था, और ये भी बात चूंकि अभी शॉर्ट में आपको बताया, गांधी ने कहा कि ठीक है अहिंसा की बात करता हूं, लेकिन मैं कायरता की कभी जो है तारीफ नहीं किया, पैरवी नहीं किया। कायरता से तो बेहतर है हिंसा। उन्होंने कहा कि मैं कायरता से हिंसा को ही हमेशा बेहतर मानूंगा। कब तक? देखिए गांधी भी समझ रहे थे कि देश का जो युवा था, जिसमें जोश कुछ बल खा रहा था करने के लिए, तो वो उसको आप कब तक समझाते रहिएगा कि शांति से करिए, शांति से करिए। तो वो देख, उनको एक समय के बाद लगता है कि ये लगता है आजादी ही नहीं पाना चाहते, है ना। देखिए सुभाष लोग जब लग रहा था कि वो काबू में नहीं हो रहे थे, चल गए यहाँ देश छोड़ के, वहां जाके गतिविधि सब करने लग गए, और बहुत सारे क्रांतिकारी सब कर रहे थे। तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि नहीं, देश के मूड को समझा, देश के उसको समझा, भांपा। उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो है मैं ये कहूंगा कि कायरता तो मैं कहीं कभी पैरवी नहीं किया मैंने कायरता की, तो कायरता से तो भली है कि हिंसा ही सही। ठीक है, हिंसा का सपोर्ट नहीं किया उन्होंने बोला कि कायर नहीं हमें बनना है, अगर हमें कोई करेगा, हमें अपना हक तो छीनना ही है। अब दूसरा हिंसा कर रहा है तो हमको अपना हक लेना है, चाहे जैसे ले। हाँ हाँ, नहीं, हिंसा का उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उन्हें देखिए, उन्होंने क्या, ये तो नहीं बोला करो या मारो, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला या तो आप प्राप्त कर लीजिए, जैसे आपको बताया गया है, विरोध प्रदर्शन करना है, सब करना है, और नहीं तो उसको प्राप्त करने में अपना हमें जान दे देना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी का जान ले लो, ठीक है, उन्होंने कहा अपनी जान दे दो, लेकिन अब हम गुलाम रह के नहीं जिएंगे। तो लेकिन लोग जो है अब इतना कहां उस समय दिमाग काम करता है, जब आवेशित हो जाते हैं तो उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई फिर कोई हमें करेगा तो हम तो करेंगे। उस समय जो है गांधी की बात भूल जाते हैं उस समय कि मारेगा तो गाल दूसरा भी दे देना कि लो एक थप्पड़ और मार लो, ठीक है। तो वो कहे कि नहीं मारोगे तो फिर अब हम भी जवाब देंगे। तो जब पुलिस ने जो है आपके इस तरह का दमन शुरू कर दिया तो लोग भी गुस्से में हिंसा पर उतारू हो गए। भाई आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, कह रहे हैं आपसे इतने साल हो गए, कहते कहते पागल हो गए, तो कब तक हम अहिंसा, आप पागल करिएगा तो हम क्या करेंगे। द पीपल अटैक्ड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, डैमेज्ड रेलवे लाइन्स एंड डिसरप्टेड पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, जो भी सरकारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, सरकारी संपत्तियां थी, यानी सरकार की जो भी चीजें होती है ना, और साथ ही साथ जो रेलवे लाइन थे, जो पोस्ट और टेलीग्राफ के ऑफिस या तार, ये सब जो भी कुछ बना हुआ था सरकार का ढांचा, वो सबको तबाह करना शुरू कर दिया। देयर वर क्लैशेस विथ द पुलिस एट मेनी प्लेसेस। पुलिस के साथ भी कई जगह पे उनकी झड़पें हुई,
ठीक है। हाँ, झड़प हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस भी कुछ किया उधर से। हाँ, तो पुलिस के साथ भी कई जगहों पर लोगों की झड़पें हुई। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज अबाउट द मूवमेंट। हाँ, कुछ बोल रहे थे। डिसरप्ट का मतलब तहस नहस कर देना, बर्बाद कर उसको। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज अबाउट द मूवमेंट, है ना, आजकल मोदी जी भी करते हैं। तो अब किसी तरह के समाचार अखबार ये सब छपने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया सरकार ने। जैसे देखिए आजकल एडवांस होता है, इंटरनेट ही बैन हो जाता है, इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ और किया जाता है, अब चुपके से, समझदार हो गए लोग। फेसबुक व्हाट्सएप कोई कह देते हैं कि अब कुछ छापे तो देश से बाहर कर देंगे, तो बेचारा क्या करे, रोक देता है सबका ट्वीट और ये सब। तो इसी तरह से उस समय जो है, जो खबरें छपने पर पूरी तरह से सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, रोक लगा दी। मेनी न्यूज़पेपर्स डिसाइडेड टू क्लोज डाउन रादर सबमिट टू द रिस्ट्रिक्शंस। और इस तरह के अत्याचार किए जा रहे थे कि कई अखबार वाले सोचे कि इससे अच्छा तो बंद कर दे, बजाय इनकी जो बादशाह के करने का जो है, ठीक है, इससे अच्छा अखबार ही बंद कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ 1942 about 60,000 people had been jailed and hundreds killed। तो ये कब शुरू हुआ? अगस्त में शुरू हुआ। और 1942 का साल खत्म होते होते जो है लगभग 60,000 लोग ऑलरेडी जेल में डाले जा चुके थे और सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। Among the killed were many young children and old women। और मारे गए लोगों में बहुत से बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे तक थे और बूढ़ी महिलाएं भी थी। यानी कि किसी का कोई वो नहीं किया गया कि कोई बच्चा है, बूढ़ा है, क्या है, बस जिस पर जहां जो देखा पुलिस ने उस तरह का अत्याचार सब पर किया, गोलियां चलाई, लाठीचार्ज सब किया गया। इन तामलुक इन बंगाल 73-year-old मातंगिनी हजरा, ठीक है, तामलुक जो एक है जिला वहां बंगाल में, वहां 73 साल की जो है एक बूढ़ी महिला थी मातंगिनी हजरा, वो शहीद हो गई। इन गोहपुर इन असम 13-year-old कनकलता बरुआ, असम में इसी तरह 13 साल की बच्ची जो है कनकलता बरुआ, गोहपुर में वहां के जिले में, वो जो है शहीद हुई। इन पटना इन बिहार 7 young students and hundreds of others were shot dead while taking part in processions। देखिए 7 जो शहीदों का शहीद स्मारक है पटना में, है ना, जो 7 बच्चों का झंडा सचिवालय के पास था, पहले सचिवालय के पास है, जो एक आप देखे होंगे कि एक थामे हुए और उसके पीछे लोग झुकते हुए गिरते जा रहे हैं, ऐसा एक नहीं देखे हैं किताबों में? हाँ, तो झंडा उठा, एक्चुअली झंडा गिर रहा था तो लोग उसको थामने के लिए, और पीछे गोलियां चल रही थी तो गिरते जा रहे थे मरते हुए, तो आगे वाले ने खड़े हुए किसी तरह थामे हुए। इस तरह से 7 लोग शहीद हुए थे झंडे को बचाने के लिए खड़े रहे। बच्चे थे सर, स्टूडेंट्स थे, मतलब बच्चे आप ही लोग के एज के, आपसे कम ही एज के थे, 14-15 साल के थे। तो इस तरह से 7 लोग वहाँ पर जो है शहीद हुए थे, जो आज तक शहीद स्मारक बना हुआ है पटना में उनके लिए। और सैकड़ों लोगों पर इस तरह गोलियां चलाई गई थी, ठीक है, ये सब विरोध जुलूस ये सब निकालने में। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज बलिया इन उत्तर, पहले तो एग्जाम में इन 7 के नाम पूछे जाते थे कई बार, उनमें से लोगों के, तो याद रखना पड़ता था क्या क्या नाम था सबका। अब नाम बता देंगे अलग से, वो नाम इतना। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज बलिया इन उत्तर प्रदेश, तामलुक इन बंगाल, सतारा इन महाराष्ट्र, धारवाड़ इन कर्नाटका एंड बालासोर एंड तालचर इन ओडिशा were free from the British rule and the people there formed their own governments। तो इस तरह का जब विरोध और विद्रोह चल रहा था पूरे देश में, तो कुछ समय के लिए कई हिस्से जो थे देश के, जैसे अभी आपको नाम लिया कि उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और बालासोर जो है और तालचर उड़ीसा में, ये सब जो है कुछ समय के लिए आज़ाद हो गए थे, यानी इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। और वहां के लोगों ने वहां अपनी अपनी सरकार बना दी थी, स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, वहां उन क्षेत्रों में वहां के लोगों ने अपनी सरकार बना ली थी। यहाँ फोटो दिया गया जिसमें आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तोड़फोड़ और बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज सबकी चल रही है।
तो इस तरह से ये चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, एस.एम. जोशी, राम मनोहर लोहिया एंड अदर्स कंटिन्यूड ऑलमोस्ट थ्रू द पीरियड ऑफ वॉर। तो ये देखिए कि इसी समय जयप्रकाश नारायण, इसी समय वो आए थे प्रकाश में, जयप्रकाश का इसी समय उदय हुआ था, देश में लोग इसी समय जाने, क्योंकि क्या हुआ था कि सभी बड़े बड़े नेताओं, जो भी नाम थोड़ा जिसका नाम था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसे में जयप्रकाश आंदोलन ने कांग्रेस का, क्योंकि सब जो भी नामी नेता थे जो थे गिरफ्तार हो गए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने अंडरग्राउंड रहते हुए, भूमिगत यानी कि सामने खुले रूप से नहीं, छुपते हुए कांग्रेस का नेतृत्व किया था। और हाँ, तो इसलिए उनका बड़ा, इसी समय से लोग पूरे देश में उनको नेता के रूप में स्वीकारे उसको। तो जयप्रकाश नारायण, हाँ, उसके बाद अरुणा आसफ अली, ठीक है, ये भी गुप्त रूप से थी, जो कि अंडरग्राउंड रहते हुए कांग्रेस का काम कर रही थी। अरुणा आसफ अली उधर से थी, दिल्ली साइड से जो है। फिर एस.एम. जोशी, राम मनोहर लोहिया, लोहिया भी इसी समय एक्टिव हुए थे, एंड अदर्स कंटिन्यूड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ वॉर, है ना। तो इस तरह से इन्होंने, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस तरह की अपनी जो एक्टिविटीज थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, क्योंकि बैन था, कांग्रेस भी बैन हो चुकी थी, तो खुले रूप से तो कर नहीं सकते थे, और ऊपर से गिरफ्तार हो गए थे सभी जाने लोग। तो ये लोग चुपके चुपके फिर क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे, ठीक है। तो ये जब तक विश्व युद्ध चलता रहा तब तक ये सब ये लोग करते रहे। और उस समय जब खुले रूप से, जब कोई भी सभा वभा करने, क्योंकि कांग्रेस आपने पढ़ा बैन हो चुका था, तो उसी समय से एक रेडियो के माध्यम से, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो है उसको, अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो कांग्रेस रेडियो उस समय चलता था। उषा मेहता थी जो उस समय उसको ऑपरेट, उनका नाम पूछा जाता है कई बार कि किस समय उसने कांग्रेस रेडियो को ऑपरेट कौन करता था, क्योंकि कांग्रेस रेडियो उस समय जो गुप्त सूचनाएं देना रहता था लोगों को, तो वो रेडियो के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस पर बैन लग चुका था, गिरफ्तार हो जाते, तो उसी समय कांग्रेस रेडियो चलाया गया उषा मेहता के द्वारा, और उससे जो है गुप्त सूचनाएं जो है लोगों तक रेडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। तो ये सब पीटी के फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछा जाता है। हाँ, STA उषा मेहता, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से समझ लीजिए कि कांग्रेस बैन हो चुका था, सब कुछ चुपके चुपके हो रहा था। तो चुपके चुपके जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और भी बहुत से लोग, ये सब किसी तरह कांग्रेस का काम जो है आगे कैरी कर रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे। और रेडियो के माध्यम से उषा मेहता को जिम्मेदारी मिली थी, वो रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करके जो भी गुप्त सूचना देना रहता था दूर दूर लोगों को पहुंचाया जाता था रेडियो। मतलब कि कुछ नहीं कर सकता ये, हाँ, पार्टी वार्टी सब कुछ नहीं, पूरा टोटली बैन कर दिया। The war years were a period of terrible suffering for the people of India. ये जो युद्ध का समय था, जो विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध का जो साल, जो भी साल चला, जिस समय भी चला, वो समय जो था भारत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफों भरा समय था, बहुत कष्ट से भरा समय था। Besides the misery caused by the repression by British Army and police, there was a terrible famine in Bengal in which about 30 lakh people died. तो एक तरफ तो जो ब्रिटिश फौज का और पुलिस का जो अत्याचार सहना पड़ रहा था लोगों को, वो तो हो ही था। ब्रिटिश फौज का और जो है पुलिस का जो अत्याचार कर रही थी पूरे देश में लोगों पर, वो तो सहना ही पड़ रहा था। उसके साथ साथ एक बहुत भीषण अकाल भी पड़ गया बंगाल में, जिसमें कि लगभग 30 लाख लोग मर गए थे। हाँ, फसल चौपट हो जाती थी, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, लोग भूख से मरते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो है एक अकाल जो है पड़ गया था बंगाल में, 30 लाख लोग उस अकाल में मारे गए। द गवर्नमेंट शोड लिटिल इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द स्टार्विंग पीपल, और लोग भूख से मर रहे थे, सरकार को कोई चिंता नहीं थी, बोले अभी हम उधर एक तो लड़ाई हमें अपना लड़ रहे हैं, क्या करें।
तो सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई लोगों को किसी तरह की राहत मदद पहुंचाने में और लोगों को भूख से मरने दिया। लिटिल का मतलब होता है यहाँ न के बराबर, ये फ्रेज है। लिटिल जब इस्तेमाल होता है तो लिटिल का जो है इस्तेमाल होता है न के बराबर। हाँ, तो जानिए इस चीज को, लिटिल के कई इस्तेमाल होते हैं। जब अ लिटिल यूज करते हैं तब थोड़ा होता है, ए जब लगता है साथ में तब। जब बिना ए के लगता है तो उसका मतलब होता है न के बराबर, नहीं कहना रहता है एक तरह से, ठीक है। जैसे फ्यू है और लिटिल, दोनों का इस्तेमाल ऐसे होता है। अ लिटिल बोलेंगे तो होता है थोड़ा सा, अ फ्यू बोलेंगे तो मतलब होगा थोड़ा, लेकिन खाली फ्यू रहेगा तो मतलब कि नहीं के बराबर, और लिटिल खाली रहेगा मतलब नहीं के बराबर। स्टार मतलब भूख से, भूखा रहना, भूख को झेलना। भूख से अब क्या होगा, मरेगा ही आखिरकार आगे जाके। तो स्टार्विंग, जो लोग भूख सह रहे थे, भूख से कष्ट झेल और भूख से मर रहे थे, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। सफर मतलब डिनर होता है ना, सफर को डिनर कर सकते हैं। सफर नहीं, सफर होता है डिनर। सफर सफर हम सोचे आप सफर बोल रहे हैं। सफर होता है। सफर जनरली एक्चुअली डिनर नहीं होता है, डिनर के पहले का एक होता है। हमारे यहाँ सफर का तो रिवाज है नहीं, शाम का नाश्ता कह सकते हैं सफर होता है। हल्का फुल्का उसमें कुछ किया जाता है। डिनर जो है सोने के पहले खाते हैं। हाँ, समय के। चलिए ठीक है। तो देखा आपने कि एक तो ब्रिटिश फौज और ब्रिटिश पुलिस जो है लोगों पर पूरे देश में अत्याचार कर रही थी, साथ ही साथ समय ऐसा आया कि बंगाल में उसी समय एक बड़ा भीषण अकाल पड़ गया और लोग भूख से, लाखों में 30 लाख लोग मर गए। और इस भूख से मरती जनता के ऊपर सरकार ने कोई भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। तो इस तरह ये टॉपिक जो है हमारा, जो दूसरा टॉपिक था, खत्म हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने पढ़ लिया, इसमें क्या क्या हुआ इस टॉपिक में।